कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं पंकज परमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। इससे पहले हमने व्यक्तिवाचक, जातिवाचक की बात की थी इससे पहले वाले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को आप अवश्य देखेंगे और उससे आप लाभान्वित होंगे। हम बात जातिवाचक संज्ञा के जो दो उपभेद हैं, जो उसके अंदर दो हैं, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करते हैं। समूहवाचक संज्ञा में होगा क्या? एक ही एक ही जाति के समूह का बोध होता है। एक ही जाति के समूह का बोध होता है। ठीक है। अब एक ही जाति के समूह का बोध का क्या सेंस है भाई? ठीक है, ये तो बड़ी समस्या आती होगी कि एक ही जाति के समूह, तो जैसे हमने लिखा संसद। तो संसद क्या है? सांसदों का जो समूह बैठता है उसे हम क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। पंचायत, पंचों के समूह को कहते हैं। झुंड, किसी एक विशेष पर्टिकुलर वस्तु एक साथ हो जाए तो उसे झुंड कहते हैं। तो ये समूहवाचक है। द्रव्यवाचक संज्ञाएं क्या हैं? इसके अंतर्गत जो नापने वाली और नाप तोल की वस्तुएं, तोल या तौल दोनों चलता है, नाप तौल की वस्तुएं आती हैं, जैसे दूध हो गया, घी हो गया, दही हो गया। ये सब किस में आएंगी? द्रव्यवाचक संज्ञा में। लेकिन एक प्रश्न मैं बताने जा रहा हूं जो यूपीएसआई में पूछा गया, वो अगर आपसे पूछ देगा और अगर आप ये कंसेप्ट ध्यान में नहीं रखेंगे तो वो प्रश्न क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। प्रश्न क्या था इसको हम समझते हैं। प्रश्न क्या था इसको हम समझते हैं। प्रश्न देखिए क्या था। प्रश्न क्या था? प्रश्न था सीता या गीता, कुछ ऐसे ही था। ठीक है। दूध पी गई है। अब कितने विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि गई ऐसे लिखे या ऐसे लिखे। तो देखिए बेस्ट तो यही होता है ऐसे लिखना, लेकिन ये भी चलता है, गलत नहीं होगा। लेकिन अगर शुद्ध रूप पूछे तो आप ये कह सकते हैं। ठीक है। तो सीता दूध पी गई, गई में क्या है? और ए ऑप्शन दिया था। देखिए कितना ट्रिकी क्वेश्चन है। ए ऑप्शन दिया था, नहीं दूध को अंडरलाइन किया था। और ए ऑप्शन दिया था व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या दे दिया था? व्यक्तिवाचक संज्ञा। बी ऑप्शन क्या दिया था? बी ऑप्शन दिया था जातिवाचक संज्ञा। और सी ऑप्शन क्या था? भाववाचक संज्ञा। ध्यान दीजिए क्या था? भाववाचक संज्ञा था। और डी ऑप्शन क्या था? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर होगा? सीता दूध पी गई है में क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, या इनमें से कोई नहीं? क्या उत्तर होगा बताइएगा। अब कितने विद्यार्थी इनमें से कोई नहीं टिक करेंगे, जबकि ये है दूध क्या है? जातिवाचक है। और उसी के उपभेद के अंतर्गत जो द्रव्यवाचक आता है वो है। लेकिन ऑप्शन में अब द्रव्यवाचक नहीं है तो हम उसको क्या मानेंगे? जातिवाचक संज्ञा। आई बात समझ में? तो हमने बोला भी है कि हिंदी में समूह और द्रव्य की आवश्यकता है नहीं, बस थोप दिया गया है। पढ़ते पढ़ाते आ रहे हैं हम लोग। हो सकता है कुछ समय बाद भाषा विभाग जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत इसको हटा दे। ठीक है। तो अब तो वो तो बाद की बातें हैं। तो आपने देखा
कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो समूहवाचक और द्रव्यवाचक भी क्लियर हो ही गया। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है उसकी हम बात करते हैं, और वो क्या है, तो भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है इसकी हम बात करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। अब देखिए, नाम से ही लग रहा होगा भाव है। क्या है? भाव है। वाचक का अर्थ हमने क्या बताया था? संबंधित बताया था। क्या बताया था? संबंधित। और संज्ञा जहां भी देखिए दिमाग में आपको बस क्या चलना चाहिए? नाम चलने चाहिए। क्या हमने बताया? संज्ञा जहां भी देखिए, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये सब भूल जाइए, बस केवल और केवल क्या याद रखिए? नाम याद रखिए। आई बात समझ में? अब भाव से संबंधित नाम, देखिए कितना अच्छा डेफिनेशन आ गया। भाव से संबंधित नाम। भाई, अगर कोई फीलिंग है, क्या है? फीलिंग। ठीक है, फीलिंग्स जो हैं, तो फीलिंग्स के लिए आपको नाम भी तो देना होगा कि हमें ये हो रहा है। आप ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि हमें कुछ कुछ होता है, क्या करूं, हाय कुछ कुछ होता है। तो कुछ कुछ में क्या होता है? क्या आपको दुख होता है? क्या आपको दुख होता है? क्या आपको सुख होता है? या फिर क्या आपको दर्द होता है? या क्या आपको हर्ष होता है? नाम तो देना पड़ेगा, तभी सामने वाला समझेगा, तभी कोई समझेगा। कुछ कुछ होता है, क्या प्रेम होता है? तभी सामने वाला समझेगा, अन्यथा नहीं समझेगा। तो भाववाचक संज्ञा क्या है? जो मन के भाव हैं। क्या? मन के भाव, मनोभाव जो है, मनोभाव जो है, मन के भाव क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, समझिएगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि जो भाव हैं, फीलिंग्स हैं, उनको भी नाम देना आवश्यक है। इसीलिए भाववाचक संज्ञा भाव के नाम है, फीलिंग्स के नाम है। जो आपकी फीलिंग है, अमूमन वही इसमें आते हैं। और भाववाचक संज्ञा की विशेषताएं क्या हैं, इसको आप पहले लिख लीजिए, फिर हम भाववाचक संज्ञा की विशेषता की बात करेंगे। अब देखिए, भाववाचक संज्ञा की क्या विशेषता है, चलिए मैं इधर लिख देता हूं। भाववाचक संज्ञा की क्या विशेषता है? भाववाचक संज्ञा की क्या विशेषताएं हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा। भाववाचक संज्ञा की विशेषताएं। पहला, भाववाचक संज्ञाएं जो होती हैं ये अमूर्त होती हैं, यानी दिखाई नहीं देंगे आपको। केवल आप क्या करेंगे? फील कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। ठीक है। दूसरा, भाववाचक संज्ञाएं जो हैं इनका भी प्रयोग किसमें किया जाता है? अमूमन एक वचन में प्रयोग किया जाता है। क्या हमने बताया? इनका प्रयोग किसमें होता है? एक वचन में इनका प्रयोग किया जाता है। किसकी? भाववाचक संज्ञाओं की। तो ये भी यहां से भी खूब प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। और भाववाचक संज्ञाएं हमने क्या बताया? अमूर्त होती हैं। प्रयोग क्या किया जाता है? एक वचन में किया जाता है। तीसरा, ये क्या है? तो ये भाव से संबंधित संज्ञा के नाम है। भाव से संबंधित क्या है? भाव से संबंधित क्या है? नाम है। और इनका भी, भाववाचक संज्ञाएं भी क्या होती हैं? अर्थवान होती हैं, अर्थात नाम का अर्थ होता है। व्यक्तिवाचक अर्थहीन होता है। हमने बताया था कि उसके नाम का कोई अर्थ नहीं होता। तो मेरी बात को समझ गए होंगे, मेरी बात को समझ गए होंगे। एक बार देख लीजिए, मेरी बात को समझ गए होंगे। अब आगे और थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। और भाववाचक संज्ञा से एक बात और आपको बता दूं, यहाँ पहचान से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 शब्द दे देगा और पूछेगा कि इसमें भाववाचक संज्ञा पहचानिए। दूसरा जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वो इसके परिभाषा से पूछा जाएगा, डेफिनेशन से पूछा जाएगा, और वाक्य बना के
वाक्य बना के भी यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इन दोनों के लिए आप तैयार रहिएगा। ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं और समझिएगा। अब आपने देखा, थोड़ा सा यहां तीनों को हम कंपैरिजन करते हैं। एक तरफ हम लिखते हैं, एक तरफ हम लिखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या लिखते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ क्या लिखते हैं, जातिवाचक संज्ञा लिखते हैं। और तीसरी तरफ क्या लिखते हैं, भाववाचक संज्ञा लिखते हैं। ठीक है, अब समझिएगा ताकि आप और बेहतर कर पाए। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं क्या होती हैं, मूर्त होती हैं, दिखाई देती। जातिवाचक संज्ञाएं भी क्या होती हैं, मूर्त होती हैं। लेकिन जो भाववाचक संज्ञाएं हैं ये क्या हो जाएंगी, अमूर्त हो जाएंगी या अमूर्त होती हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं क्या होंगी, अर्थहीन होंगी। मीन्स अर्थहीन मतलब नाम का कोई अर्थ नहीं है। ये क्या होंगी, अर्थवान होंगी, अर्थवान होंगी। भाववाचक संज्ञाएं भी क्या होंगी, अर्थवान होंगे, यानी कि नाम का अर्थ होगा। हम दुख को प्रेम नहीं कह सकते, सेंस बदल जाएगा, लेकिन श्याम को सोहन बोल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसमें किया जाता है, एक वचन में किया जाता है। जातिवाचक का प्रयोग एक वचन प्लस बहुवचन, एक वचन प्लस बहुवचन दोनों में किया जाता है। भाववाचक का भी जो प्रयोग है, ध्यान दीजिए, ये केवल और केवल किसमें किया जाता है, एक वचन में प्रयोग किया जाता है। क्या हमने बताया, एक वचन में प्रयोग किया जाता है। और इसका भी एग्जाम्पल हमने रावण को लिया था। यहां हमने एक वचन लड़का है, ठीक है, बहुवचन क्या है, लड़के हैं, ठीक है, लड़के, ठीक है। और भाववाचक संज्ञा प्रयोग यहाँ एक वचन, जैसे दुख सुख, दुखों सुखों, ये आपने नहीं देखा होगा, बताएंगे। ठीक है, कैसे भाववाचक भी कभी कभी जातिवाचक संज्ञा का रूप लेता है जब वो बहुवचन में होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आगे करते हैं, इसको लिख लीजिए, बहुत काम का डायग्राम है, इसको लिख लीजिए ताकि परीक्षा में आप रिवीजन करते समय कोई समस्या ना हो। इसको लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। ठीक है, मैं हट जाता हूं, लिख लीजिए इसको। ठीक है, एकदम संज्ञा को हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे, बेहतर पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, जहां तक मेरी ज्ञान की पहुंच है वहां तक बताने का मैं प्रयास करूंगा। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो भाववाचक संज्ञाएं हैं, ये जो भाववाचक संज्ञाएं हैं ना, भाववाचक संज्ञा, ये जो भाववाचक संज्ञा है ना, अपने हमेशा दो रूप में मिलेंगे। कितने रूप में, दो रूप में मिलेंगे। ठीक है, पूरे व्याकरण में आप देखेंगे तो दो रूप में मिलेंगे। ठीक है, एक जो है स्वतंत्र रूप में मिलेंगे, और दूसरा है यौगिक रूप में मिलेंगे। किस रूप में, यौगिक रूप में। इसको भी आपको लिखना होगा। भाववाचक संज्ञा के कितने रूप होते हैं, तो दो रूप होते हैं, स्वतंत्र रूप और यौगिक रूप। एक बात और समझ लीजिए, ये जो हम संज्ञा पढ़ रहे हैं ना, संज्ञा पढ़ रहे हैं, तो ये व्याकरण में शब्द विचार के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, शब्द विचार के अंतर्गत आता है। अब देखिए, व्याकरण को हम तीन भाग में बांटते हैं। हमने क्या बताया, व्याकरण को हम कितने भाग में बांटते हैं, तीन भाग में। कौन कौन सा, वर्ण विचार, ठीक है, वर्ण विचार। दूसरा कौन सा, शब्द विचार। और तीसरा कौन सा, वाक्य विचार। बस ये तीन भाग ही व्याकरण के हैं।
इसीलिए व्याकरण की परिभाषा दी जाती है, जिससे हमें शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना आ जाए, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? व्याकरण का। लेकिन व्याकरण का केवल यही अर्थ नहीं है, व्याकरण आपको तार्किकता भी सिखाता है। क्या सिखाता है? तार्किकता भी सिखाता है। यानी क्या गलत है और क्या सही है, ये व्याकरण भी बताता है ना। जब क्या गलत है, क्या सही है कि समझ आपको हो गई, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर किसका विकास हो जाता है? तार्किकता का विकास हो जाता है। तो हमने भाववाचक संज्ञा के दो रूप बताए, कौन कौन सा? स्वतंत्र रूप और दूसरा कौन सा है? यौगिक रूप। अब समझिएगा, ये जो स्वतंत्र रूप है ना, इसमें प्रत्यय नहीं होंगे, यानी कि शब्द में कुछ जुड़ा नहीं होगा। ठीक है, जैसे दुख। अब बोलोगे सर विसर्ग के साथ लिखिए, हिंदी में विसर्ग का प्रयोग नहीं करे तो सही है। दुख हुआ, प्रेम हुआ, तो ये सब स्वतंत्र शब्द है। लेकिन अगर यौगिक शब्द की बात करें ना, तो यौगिक में हमेशा प्रत्यय जो होंगे, जो शब्द के बाद लगते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। जैसे देखिए, लड़का का हमने क्या लिखा? लड़कपन। तो पन क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। मेरी बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है? तो भाववाचक संज्ञा के कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं। कौन कौन सा? स्वतंत्र रूप और दूसरा कौन सा? यौगिक रूप। स्वतंत्र रूप में प्रत्यय नहीं होते, यौगिक रूप में प्रत्यय उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब हम आगे करते, यहां तक क्लियर है? उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, अब भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से किया जाता है, तो ये भी डायरेक्ट आपकी यूपीएसआई में पूछा हुआ प्रश्न है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण। भाववाचक संज्ञा का निर्माण। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से किया जाता है? तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण जो है 5 प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से? कितने प्रकार से? 5 प्रकार से किया जाता है। यानी फीलिंग आ जाए, कोई भी शब्द में का सेंस जब फीलिंग से जुड़ जाएगा, फीलिंग से जब भाव से जुड़ जाएगा, तो वो भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। अब देखिए 5 कैसे है, तो हम संज्ञा से क्या बना देते हैं? संज्ञा से हम क्या बना देते हैं? भाववाचक संज्ञा। संज्ञा से क्या बना देते हैं? भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। ठीक है, फिर सर्वनाम से क्या हमने बताया? सर्वनाम से हम क्या बनाते हैं? भाववाचक। सर्वनाम से हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। ठीक है, सर्वनाम के बाद हम विशेषण से क्या बताया हमने? विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। भाववाचक संज्ञा, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। ठीक है, फिर क्रिया से हम क्या बनाते हैं? क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। आई बात समझ में? और अव्यय, जिसमें क्रिया, विशेषण ये सब आते हैं, तो अव्यय से भी हम क्या बना लेते हैं? भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो सर निर्माण कितने प्रकार से हुआ? 5 प्रकार से हुआ। कौन सा? निर्माण कितने प्रकार से हुआ? तो 5 प्रकार से हुआ। कौन सा? तो संज्ञा से भाववाचक, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा, क्रिया से भाववाचक संज्ञा और अव्यय से। ये जो संज्ञा है ना, तो विशेषकर यहाँ जातिवाचक से भाववाचक बनता है। तो ब्रैकेट में आप लिख लेंगे ताकि आपको ध्यान में रहेगा। अब कहीं कहीं व्यक्तिवाचक से भी बन जाता है, जैसे रावण से रावणत्व कह दे, सीता से सीतत्व कह दे, राम से रामत्व कह दे, तो है तो व्यक्तिवाचक से भाववाचक, लेकिन बहुत कम है व्यक्तिवाचक से भाववाचक जो बनते हैं शब्द। लेकिन सबसे अधिक जातिवाचक से बनते हैं,
इसीलिए यहाँ हमने संज्ञा लिखा है, यहाँ ये नहीं लिखा कि जातिवाचक से भाववाचक, फिर एकांगी हो जाता। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो सर्वनाम से भाववाचक, विशेषण से भाववाचक, क्रिया से भाववाचक और अव्यय से भाववाचक। अब वन बाय वन करेंगे, ठीक है, कि कैसे बनेगा। और एक बात और ध्यान दीजिए, ये भाववाचक संज्ञा का जो निर्माण है, जितने निर्माण वाले भाववाचक संज्ञा है ना, वो सब किस में आएंगे पता ही है आपको? यौगिक भाववाचक संज्ञा में। किसमें? यौगिक भाववाचक संज्ञा में। स्वतंत्र में तो कोई आवश्यकता ही नहीं है कुछ जोड़ने की। और जब भी यौगिक भाववाचक बनेंगे तो क्या जुड़ेंगे इसमें? प्रत्यय जुड़ेंगे। क्या जुड़ेंगे? प्रत्यय जुड़ेंगे। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, लिख लिए। अब आगे की बात करते हैं, ठीक है। ये देखते हैं, जातिवाचक से भाववाचक बनाते हैं, फिर सर्वनाम से भाववाचक बनाएंगे, ठीक है। समझिएगा, जातिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से क्या बनाया हमने? भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाओ, ठीक है। अब देखिए, जातिवाचक में हमने लड़का रखा, लड़की रखा, ठीक है। अब इसका क्या होगा? लड़का का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो पन जुड़ता है, लड़कपन। अब लड़की का क्या होगा? क्या लड़कीपन होगा? तो नहीं, ये दोनों के लिए हो जाएंगे, लड़कपन। और भाववाचक शब्द होते हैं प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। तो लड़का का लड़कपन, लड़की का, और ये लड़का लड़की क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। आगे बात समझ में आई? बात समझ में? अब मानव का भी हो जाएगा, मानव का भी हो जाएगा, मानवता। मित्र का मित्रता, बहुत सारे हैं जिसको आप बना सकते हैं जातिवाचक से भाववाचक, ठीक है। और सर्वनाम से भाववाचक देखिए, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम मम, मम से क्या होगा? अहम से क्या होगा? निज से क्या होगा? तो अब देखिए, मम से क्या होता है? ममता। अहम से क्या होगा? अहंकार। बोलते हैं जिसके में अहम आ गया। निज से निजता या निजत्व। तो जातिवाचक से देखा, हम बनाना भी आपको बताएंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे शब्द होंगे जिसको आपको जातिवाचक बनाना होगा, वो भी हम बताएंगे। पहले ये थोड़ा थोड़ा जो बता रहे हैं वो कर लीजिए। संज्ञा सर्वनाम, विशेषण से हम क्या बना रहे हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे सुंदर है तो सुंदर विशेषण है, सुंदर का भाववाचक संज्ञा क्या है? सुंदरता कह लीजिए या सौंदर्य कह लीजिए। खट्टा है तो खट्टा का क्या हो जाएगा? खटास। मीठा है तो मिठास। इस तरह से विशेषण से हम बनाते हैं। क्रिया से भाववाचक कैसे बनाएंगे उसको भी समझते हैं। अब जैसे चलना है, चलना क्रिया है, चलना से भाववाचक क्या हो गया? चाल। चलना से क्या हो गया? चाल। चुनना है, चुनना से भाववाचक
चुनाव। तो ये तो हमने देखा कि संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से। अब हम अव्यय देखेंगे, जैसे अव्यय से भाववाचक संज्ञा। अव्यय से भाववाचक संज्ञा देखते हैं। अव्यय से भाववाचक संज्ञा, अव्यय से हम क्या देखेंगे? भाववाचक संज्ञा। अव्यय में हम देखेंगे कि जैसे शीघ्र है, शीघ्र है तो क्या हो जाएगा? शीघ्रता। तेज है, तेजी, तो क्या हो गया? ये अव्यय से भाववाचक संज्ञा, ठीक है, या क्रिया विशेषण कह लीजिए। तो आपने देखा कि भाववाचक संज्ञा का जो निर्माण किया जाता है वो कितने प्रकार से? 5 प्रकार से निर्माण किया जाता है, ठीक है। और 2 रूप होते हैं, ये दोनों दिमाग में रखिएगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है। भाववाचक संज्ञा पे फोकस करने के पीछे मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि आप समझें, याद ना करें भाववाचक संज्ञा को। अधिकांश लोग क्या करते हैं? याद करते हैं, और याद हमें बिल्कुल नहीं करनी है। मैं बार बार बताता हूं, याद हमें करनी ही नहीं है, ठीक है। अब आगे करते हैं। अब देखिए, भाववाचक का, लिखिए भाववाचक संज्ञा का, भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में कैसे प्रयोग किया जाता है उसकी हम बात करेंगे। भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में किस तरह से प्रयोग किया जाता है इसकी हम बात करने वाले हैं। अब आपको लगेगा कि सर जातिवाचक का व्यक्तिवाचक तो सुना था, व्यक्तिवाचक का जातिवाचक सुना था, भाववाचक का भी बिल्कुल होता है। यदि भाववाचक संज्ञा अपने किस रूप में आ जाए? बहुवचन रूप में आ जाए। किस रूप में आ जाए? बहुवचन रूप में आ जाए, तो भाववाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा नहीं रहती, वो क्या बन जाती है? जातिवाचक संज्ञा बन जाती है, ठीक है। जैसे जैसे हम अगर एक एग्जाम्पल लिखें तो आपको लगेगा ना कि ये भाववाचक संज्ञा है, जबकि वो जातिवाचक संज्ञा है। देखिए कैसे हमने लिखा, मानव के दिलों में, मानव के दिलों में ईर्ष्याएं बढ़ती जा रही है। दूसरा लिखो, लिखिए बालकों अच्छाइयों को अपनाना सीखो। अब ईर्ष्याएं हैं और क्या है? अच्छाइयों हैं। अगर ईर्ष्या होता तो भाववाचक संज्ञा होता, ईर्ष्याएं बहुवचन हो गया, तो यहां क्या हो जाएगा? ये भाववाचक ना होके जातिवाचक। अच्छा, अब देखिए, अच्छा होता तो विशेषण होता, अच्छा होता तो क्या होता? विशेषण होता। अच्छाई होता तो क्या होता? भाववाचक संज्ञा होता। और क्या है? अच्छाइयों हैं तो क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि हमने बताया भाववाचक संज्ञा विशेषण के रूप में यदि प्रयोग किया जाता है तो क्या बन जाता है? जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। तो यहां तक चीजें क्लियर होंगी उम्मीद करता हूं, और
बेहतर ढंग से आपने समझने का प्रयास किया होगा। अब कुछ दो चार प्रश्न लिखते हैं और देखते हैं आप कर पाते हैं क्या। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं और उसको डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है, आजकल आजकल हर घर में आजकल हर घर में एक रावण है। ठीक है, दूसरा है, ये तो हमने कराया था, रावणों से बचो। तीसरा है, रावण एक राजा था। यहां अंडरलाइन कर लेते, यहां कर लेते हैं और यहां कर लेते हैं। ठीक है, सबको बताना है, सामने ऑप्शन नहीं है, आपको सामने लिखना होगा। चौथा है, बुराइयों को बुराइयों का बुराइयों का त्याग करो। पांचवा, मुझ सूरदास पर दया करो। ये सूरदास। ठीक है, छठ, चलिए इतना कीजिए, देखता हूं। सूरदास अंडरलाइन है, बुराइयों अंडरलाइन है, रावण अंडरलाइन है, रावणों अंडरलाइन है और ऊपर रावण अंडरलाइन है। क्या उत्तर होगा इसका? क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर होगा बताने का कष्ट करेंगे। कमेंट सेगमेंट में कमेंट कीजिए क्या उत्तर होगा। आज हर घर में एक रावण है। अब हर घर की बात की जा रही है तो यहां रावण क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। क्या हमने बताया? क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। रावणों क्या हो जाएगा? रावणों क्या हो जाएगा? रावणों से बचो, ये भी क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। रावण एक राजा था, यहां रावण क्या हो जाएगा? रावण क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। बुराइयों का त्याग करो। क्या है? बुराइयों का त्याग करो। यहां बुराइयों तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। मुझ सूरदास पे, तो यहां सूरदास तो एक की बात की जाने नहीं रही है, तुलना की जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। और इसी को मान लीजिए हम छठवां क्वेश्चन कर दे, सूरदास सूरदास वात्सल्य रस के सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट थे। अब यहां सूरदास क्या होगा, कोई बता सकता है क्या? यहां सूरदास क्या होगा? सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट थे, तो यहां सूरदास एक विशेष की बात की जा रही है, व्यक्ति की, तो यहां क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? क्लियर है? यहां तक चीजें क्लियर है?
क्लियर है यहां तक? तो हमने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या समझा? तो सबसे पहले हमने देखा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, इस पे कोई डाउट नहीं थी, ठीक है। अब नहीं होगी, उस समय डाउट थी। फिर देखा कि कैसे व्यक्तिवाचक जातिवाचक में बदलता है, जातिवाचक व्यक्तिवाचक में बदलता है, ठीक है। भाववाचक जातिवाचक में बदल जाता है, ठीक है। जातिवाचक व्यक्तिवाचक में बदल जाता है। फिर भाववाचक संज्ञा का हम निर्माण कितने प्रकार से करते हैं, भाववाचक संज्ञा के रूप कितने होते हैं, इन सब की बात की। तो अमूमन जितना संज्ञा आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं ना थ्योरेटिकल बेस पे, वो सब हमने करा दिया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी ना, उस संज्ञा के प्रश्नों से होगी, उस पे एक एक प्रश्न पे बात करेंगे, ठीक है। मैं लिखूंगा या पीपीटी के थ्रू भी बात करेंगे। तो थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, प्रश्न देखते हैं जो यूपीएसआई के कुछ प्रश्न हैं जो संज्ञा से पूछे जाते हैं। संज्ञा में ध्यान दीजिए, अगर पूछे लखनऊ और दूसरा पूछे बनारस, और लखनऊ के सामने दे दे लखनवी, बनारस के सामने दे दे बनारसी, तो आप बताइए कि इसमें कौन संज्ञा है और कौन विशेषण है? तो देखिए, लखनऊ क्या है? संज्ञा। बनारस क्या है? बनारस क्या है? संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लखनऊ संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। लखनवी क्या है? तो ये विशेषण है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। बनारसी क्या है? विशेषण है। अब आपके दिमाग में होगा कि सर क्या हम लखनऊ और बनारस से विशेषण तो बना लिए, क्या हम इससे भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं? क्या भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं? तो देखिए, सभी शब्दों का हम भाववाचक संज्ञा नहीं बना सकते, ठीक है। तो कभी ये प्रयास में मत रहिएगा कि जितने भी शब्द हैं सबका हम क्या बना दिए, भाववाचक संज्ञा बना दिए। इस प्रयास में नहीं रहना है, ठीक है। अब लखनऊ से क्या भाववाचक बन जाएगा? लखनऊत्व, कभी सुना है ऐसे शब्द? बनारसत्व, सुना है ऐसे शब्द? तो नहीं। तो सभी शब्द का एक तो भाववाचक संज्ञा नहीं होते, ठीक है। भाववाचक संज्ञा और विशेषण में कॉन्ट्रडिक्शन है। भाववाचक संज्ञा आंतरिक विशेषता को बताता है, अंदर की विशेषता को बताता है, और विशेषण बाहरी विशेषता को बताएगा। जैसे ये कलम है, क्या है? कलम है। कलम जातिवाचक संज्ञा है। काला, तो ये बाहरी बाहरी है, ठीक है। तो काला एडजेक्टिव हो गया, कुछ समय बाद फेड हो जाएगा, कम हो जाएगा कलर। कालीमा, कालिमा, तो कालिमा जो है, कालिमा वो क्या हो गया? भाववाचक। यानी कालिमा एक तरह से फीलिंग का बोध कराता है, ठीक है। जैसे ताजमहल की सुंदरता, अब ताजमहल सुंदर है, ठीक है, लेकिन जब सुंदरता की बात आएगी तो इंटरनल फीलिंग की बात आ जाएगी, आंतरिक भाव की आ जाएगी। तो भाववाचक संज्ञा हमेशा आंतरिक गुण धर्म का बोध कराएगा, आंतरिक विशेषता का बोध कराएगा। और विशेषण, क्या बोला हमने? विशेषण हमेशा बाहरी विशेषता का बोध कराएगा, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? तो आपसे प्रश्न भी यहां से ऐसे पूछेंगे कि भाववाचक संज्ञा, क्या भाववाचक संज्ञा, और ए ऑप्शन दे देगा, ए ऑप्शन दे देगा
कि ये आंतरिक विशेषता है, आंतरिक विशेषता है। बी ऑप्शन दे देगा क्या यह बाहरी विशेषता है, तो आप क्या टिक करेंगे? ठीक है। दूसरा विशेषण दे देगा, विशेषण, विशेषण से ये पूछ देगा क्या यह आंतरिक है, क्या यह आंतरिक है या फिर क्या यह बाहरी है? क्या उत्तर होगा? तो भावाचक संज्ञा हमेशा आंतरिक विशेषता को बताता है, विशेषण हमेशा बाहरी विशेषता। परिभाषा देखेंगे तो दोनों का लगेगा सेम है। जब विशेषण पढ़ाएंगे तो और क्लियर होगा। विशेषण में भी आपको गुण, धर्म, विशेषता ये दिख जाएगा। ठीक है। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा भी गुण, संज्ञा के गुण, धर्म, विशेषता कुछ इस तरह से लिखा हुआ मिल जाते हैं किताबों में। लेकिन अंतर यही है कि विशेषण हमेशा बाहरी पे फोकस करता है, भाववाचक संज्ञा हमेशा किस पे फोकस करता है? आंतरिक पे। तो जितना आपने डिटेल में पढ़ा संज्ञा, हमें नहीं लगता इतना डिटेल में आप पहले कभी पढ़े होंगे। अगर पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा और करते हैं। ठीक है। एक परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा गया कि ऐसे पूछा गया, भाववाचक संज्ञा का निर्माण करें, भाववाचक संज्ञा का निर्माण करें। ठीक है। ए ऑप्शन दिया गया निर्माण करें, और निर्माण करना था। पहला ए ऑप्शन नहीं, पहला लिख लीजिए माता या मातृ। दूसरा पिता या पितृ, भ्राता। अब यही आप लोग गलत करेंगे। और चौथा दे दिया भाई। पांचवा नेता। सबका भाववाचक संज्ञा बनाइए, फिर चेक कर लीजिएगा। माता, पिता या पितृ, भ्राता, भाई, नेता। चुनना, दौड़ना, चलना, गरम। अब क्या होगा? माता या पहले कर लीजिए फिर बताइए क्या उत्तर होगा। कमेंट सेगमेंट में कमेंट कीजिए क्या उत्तर होगा इसका। बताइए, फटाफट बताइए क्या उत्तर होगा। अब देखिए, माता या मातृ का क्या होगा? मातृत्व। पिता या पितृ का क्या होगा? पितृत्व। भ्राता का क्या होगा? भ्रातृत्व। भाई का क्या होगा? भाईचारा। नेता का क्या होगा? नेतृत्व। चुनना का क्या होगा? चुनाव। दौड़ना का क्या होगा? दौड़। चलना का क्या होगा? चाल। गरम का क्या होगा? गर्माहट। या गर्माहट। ठीक है। गरम गर्म दोनों लिखा जाता है, दोनों की मान्यता है। ठीक है।
लेकिन गर्म से ज्यादा सही शुद्ध गरम है। ठीक है, गर्म संस्कृत का शब्द है और गरम हिंदी का है। ठीक है, मतलब परिवर्तित रूप है, तत्सम तद्भव शब्द है। आई बात समझ में? तो आपने देखा ये, तो ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, पहचान पूछी जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी वीडियो आपके लिए लाभान्वित सिद्ध होगी। आपको करना क्या है, एक एक नोट्स बना लीजिए, एक एक पॉइंट्स का नोट्स बना लीजिए जो हम बोल रहे हैं, और जहां आपको लगे कि नहीं सर ने फैक्ट पे बात की है, सर ने कंसेप्ट पे बात की है, तो वहां उसको अवश्य नोट कर लीजिए। फिर एक बार आपसे निवेदन करेंगे कि वीडियो को शेयर कीजिए, जो भी आपके भाई बंधु हैं जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी लाभ मिले, आपके साथ वो भी क्या हो, लाभान्वित हो। चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।